हाय गाइस, एक बार पूरा स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो हम लोग प्रकाश चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कर लिए हैं और सेकंड पार्ट को लेकर के आ गए हैं। कल वीडियो नहीं डाल पाए थे, ठीक है, कुछ तकनीकी असुविधा थी जिसके चलते वीडियो शूट नहीं किया गया है। तो पिछले वीडियो में लगभग हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन और उसके नियमों को लिख लिया था और आज जो है प्रकाश परावर्तन के कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करना चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कह दिया जाए कि ये एक परावर्तक सतह हो जाए, ये एक परावर्तक सतह हो जाए और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन इस प्रकाश के परावर्तन में कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपको समझना अनिवार्य है और साथ में ये ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल्स बने। तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल को किस तरह से क्षण भर में हम लोग सॉल्व कर लें, इसके लिए आज बिजोड़ तरीका देखा जाएगा कि बहुत ही आसानी से छोटी छोटी बातों को समझ करके ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल बेस होंगे उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बीच में स्किप ना करिएगा, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही मजा लगने वाला है। यहाँ पर ये एक परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह बना है तो कैसे बना है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। इसे हम लोग क्या किए हैं कि हम लोगों ने एक पारदर्शी कांच लिया है, एक पारदर्शी कांच लेंगे और इस पारदर्शी कांच को हम लोग इसे परावर्तक सतह अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, यानी कि 100% लाइट का रिफ्लेक्शन चाहते हैं, तो इसे हम लोग चांदी से, सबसे अच्छा परावर्तक चांदी को माना जाता है, चांदी का लेपन कर देंगे। यहाँ चांदी का या पारा का, चांदी का या पारा मरकरी जिसे Hg कहा जाता है, Hg इसका संकेत है, तो पारा का लेपन कर लेंगे। सबसे इन दोनों में यानी कि पारा और चांदी में यदि बेस्ट समझना चाहते हैं तो आप चांदी का लेपन करा सकते हैं। तो इस तरह के लेपन करा करके इसे परावर्तक सतह बना दिया गया है। जब ये लेपन नहीं थे तो यह एक पारदर्शी कांच था जो कि प्रकाश की किरणों को जैसे लाता था वैसे ही आर पार कर देता था। लेकिन हम लोग क्या कर दिए कि अब इसे इधर जाने नहीं दिया जाएगा, हाँ जाने नहीं दिया जाएगा, इसे यहीं पर लेपन करके और प्रकाश की किरणों को परावर्तित करवा दिया जाएगा। प्रकाश की किरणों को परावर्तित कराने के लिए हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं लेपन। तो यहाँ पर एक बात आएगी, रजतित करना, रजतित अगर रजतित करना होगा तो हम लोग इसे चांदी या पारा का लेपन कर सकते हैं। यदि सस्ते दरों पर चाहते हैं दर्पण तो इसे तारपीन के तेल का लेपन करा करके भी हम लोग दर्पण या परावर्तक सतह बना सकते हैं और उसे उसके ऊपर एक गहरे रंग का पेंट मार दिया जाता है ताकि ये परावर्तक सतह बिगड़े ना। तो आप सोच सकते हैं कि अगर अच्छा दर्पण है तो महंगा होगा, क्योंकि या तो उसमें मरकरी या चांदी का लेपन किया होगा, लेकिन न्यूनतम पर देने वाले दर्पण जो कि 5-10 रुपए में सस्ते दरों पर मिल जाते हैं और उसमें सोचिएगा कि चांदी का लेपन रहेगा तो चांदी का लेपन नहीं रहेगा, वो केवल गहरे रंग का पेंट किया हुआ है जिसके चलते वो परावर्तक बना है, यानी कि वो प्रकाश किरणों को 100% परावर्तन नहीं कर पा रहा है। परावर्तित तो करता है जिसके चलते ही आप अपने शक्ल को देखते हैं, अपना फेस को देखते हैं, लेकिन उतना बिजोड़ परावर्तक सतह नहीं है। यहाँ पर रजतित कर सकते हैं या इसे कलई कर सकते हैं। कलई मतलब पेंट मार सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक परावर्तक सतह बना लेते हैं कांच से और इस कांच पर आने वाली प्रकाश किरणों को इसे रफ कर देता हूं मैं। तो ये जो है दर्पण पर आने वाली किरण हम लोग एक डालते हैं और पिछला वीडियो में लगभग आप पढ़ चुके थे कि आने वाली किरण को आपतित किरण जब ये दर्पण से टकराएगी तो अवश्य ही परावर्तित होकर के लौट जाएगी। और यहाँ पर हम लोग डाल लिए थे अभिलंब जिसे नॉर्मल कहा गया था। तीनों बिंदुएं जहां एक बिंदु पर मिल रही थी उसे अभिलंब कहा जाता था। ये होती थी अपनी आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये गुजरने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इसे कहा गया था अभिलंब, अभिलंब। और यहां पर बने थे अपने आपतन कोण और यहां पर बने थे अपने परावर्तन।
इतनी बात तो पिछले वीडियो की है। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसे देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से पार्ट फर्स्ट को जाकर के देखिए और इसके बाद इसे देखने का जो मजा होगा बहुत ही बेहतर है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण आज लगभग बोर्ड परीक्षा में आने वाले 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से अवश्य ही पकड़ के जाएंगे। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव अवश्य पकड़ के जाएंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल पक्का सीख करके जाएंगे। वीडियो को केवल लास्ट तक देखते रहना है और खूब बढ़िया लगता है तो कम से कम 4-5 वीडियो आप अपने ग्रुप में या किसी भी जगहों पर, जैसे आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया है, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं। उसके बाद शेयर करने की जरूरत ना होगी, जिसे अच्छा लगेगा वो अवश्य देखेगा। यहाँ पर आपतित किरण जो है और अभिलंब के साथ जो कोण बना है उसे हम लोग आपतन कोण के नाम से जानते हैं, तथा इसे हम लोग गुजरने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश परावर्तन के नियम में पढ़े थे कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और ये तो पहले ही प्रकाश परावर्तन के नियम में पढ़ लिए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि एक किरण दर्पण पे आपतन कोण का मान 60 डिग्री बना करके आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री का होगा। ये तो बिल्कुल आसान है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज पढ़ाने वाला हूँ। सोचा जाए कि यदि यह दर्पण पीछे से कलई नहीं किया रहता, दर्पण पीछे से रजतित नहीं किया रहता, तो ये किरण आती और यहाँ से ये लौट कर नहीं जाती, ये डायरेक्टली नीचे की तरफ चली जाती, ये नीचे की तरफ चली जाती। ऐसे यहां से आती और दर्पण से टकरा करके लौटती नहीं, ये डायरेक्टली आ जाती नीचे की ओर। ऐसे तो यहां पर जो है, यहां पर यहां से लेकर के यहां जो कोण बना है इसे हम लोग डी से लिखते हैं। पिछले वीडियो में कहे थे कि बताएंगे, ठीक है। यहां पर डी से कहते हैं तो इसको बोला जाता है विचलन कोण। विचलन कोण नाम ही बहुत बढ़िया से प्रदर्शित किया है, विचलन कोण। और यहां पर 3 न्यूमेरिकल बताऊंगा और उसके बाद 4 न्यूमेरिकल जो है आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से इसे जानते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डी, डिनोटेड बाय डी। यहां पर आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होता है। अरे ज्योमेट्री में वो बात पढ़े थे, रैखिक युग्म अभिग्रही। यदि एक रेखा पे कितनी भी किरणें आकर के खड़ी हो जाती थी तो इस प्रकार बने सभी आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये तो बात पीछे क्लास की है, और नहीं जानते हैं तो यहां से सीखिए। यहां से सीखिए कि यदि एक रेखा पे कितनी भी किरणें आ जाएंगी तो इस प्रकार बने सभी आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये वो रेखा तो बन ही रहा है, ठीक है, ये वो रेखा बन गया है और यहाँ पर ये सभी आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री होगा। तो यहां से कह सकते हैं, यहां से कहा जा सकता है कि एंगल I प्लस एंगल R और प्लस एंगल D मिलाकर के 180 डिग्री। एंगल I प्लस एंगल R प्लस एंगल D मिलाकर के 180 डिग्री। इससे फालतू अब नहीं कहेंगे, इससे फालतू अब आप कहेंगे। एंगल I प्लस एंगल R प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। तो विचलन कोण का मान बताइए। विचलन मैं लिख रहा हूं, आप बनाए। विचलन कोण का मान बताएं, प्रैक्टिस करिए। विचलन कोण बराबर वाट कर रहा है। हाँ, तैयारी में लगे हैं तो तैयारी में लगिए। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। हाँ, जल्दी से बनाइए। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा। कुछ भी ना करना है, यहाँ सजाइए। पहले यहाँ से क्या समझते हैं कि आपतन कोण जितना होगा उतने परावर्तन कोण होगा, जितना आपतन कोण होगा उतनी परिवर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण को हम लोग क्या लिखते हैं, I से। तो यहाँ पर दे दिया है एंगल I बराबर वाट, एंगल I बराबर 60 डिग्री तो एंगल D बराबर वाट, एंगल D बराबर वाट। कुछ भी ना करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। एंगल I प्लस एंगल R प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। एंगल I की जगह पे 60 कर रहे हैं तो विचलन की जगह पे परिवर्तन कोण की जगह पे भी कह देंगे 60 डिग्री का। और यहाँ पर छोड़ दीजिए एंगल D बराबर 180 डिग्री।
ये दोनों मिला करके हो जाता है 120 डिग्री और ई हो गया एंगल जो कहते हो डी बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल डी बराबर हो जाता है 180 डिग्री और माइनस का 120, तो अपने पास बच जाएगा 60। यानी कि एंगल डी का भी मान चुका सकते हैं। ये मत कहिएगा कि विचलन कोण हम 10 क्लास में नहीं पढ़े हैं भाई, ठीक है। विचलन कोण भी होता है, विचलन कोण यहाँ पर एक है और आपके लिए दिया जाता है, एक और देखिए, एक ठो और चाहिए। कह रहा है कि यदि विचलन कोण का मान 120 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान बताइए। तो आपतन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण बराबर वाट। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज मारिए। यदि विचलन कोण का मान 60 डिग्री 120 डिग्री है तो आपतन कोण का मान बताइए। आपतन कोण यानी कि एंगल आर इक्वल्स टू व्हाट? चलिए जल्दी बताते हैं, 2 सेकंड लगना चाहिए, इससे फालतू नहीं लगना चाहिए। यहां कह सकते हैं कि ये वाला सूत्र है और ये वाला सूत्र के सहायता करेगा ई वाला सूत्र, ठीक है। ये तो पहले ही से जानते हैं अपने पाठ के अनुसार कि यहां कह सकते हैं यदि विचलन कोण का मान यानी कि डी का मान दिया हुआ है, डी बराबर 120 डिग्री है, डी बराबर है 120 और यहाँ आपतन कोण का मान पूछा है, आपतन कोण का मान पूछा है यानी कि परावर्तन कोण, सॉरी यहाँ पे आई का मान निकालना है, तो आपतन कोण का मान पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। जितना आई होता है उतना ही आर होता है, जितना आई होता है उतना ही आर होता है। इसको यदि एक्स कहा जाएगा तो इसको भी एक्स कहा जाएगा, इसको वाई कहा जाएगा तो इसको भी वाई कहा जाएगा। ये दोनों को एक ही लिखने से कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है तो रुकिए, यहाँ देखिए एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर नहीं है, तो यहाँ पर दोनों के जगह पे एक्स कह देते हैं और यहाँ पर लिख दिया एंगल डी के जगह पर मान दिया हुआ है 120 डिग्री बराबर यहाँ हो गया 180 डिग्री। 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 में से 120 गया तो 60, ये दो गुना में है तो इन्हें आएगा तो भागा में तो हो ही जाएगा, यहाँ हो गया है 30 डिग्री। यानी कि x किसको माने थे तो I को, x किसको माने थे तो R को, तो यहाँ पर आपतन कोण पूछे या परावर्तन कोण पूछे, दोनों का मान कितना डिग्री का होगा तो 30 डिग्री का होगा, है ना मजा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से एक भी न्यूमेरिकल आपतन कोण परावर्तन कोण से छूटना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन में लिखता हूं और इसे अच्छी तरह से जवाब देना होगा। आपके लिए सबसे पहले तो 3 न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, जब आपसे बन जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके बता दीजिए। कह रहा है यहाँ पर 3 ठो आप HW के स्वरूप में समझिए और तब मैं आगे बढ़ूंगा और हो सकेगा तो आगे के लिए भी होमवर्क किया जाएगा। मात्र 3 सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा। फिर कह रहा है यदि परावर्तन कोण का मान 40 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा। यदि कह रहा है कि डी बराबर, डी समझ रहे हैं, डी मतलब क्या है विचलन कोण। आपको नोट भी करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, इसलिए फोटो रफ नहीं किया गया है। यदि विचलन कोण का मान 110 डिग्री है, विचलन कोण का मान 110 डिग्री है तो आपतन कोण का मान बताइए वाट, ठीक है। यहां पर करेंगे अब हम रफ और आपको एक अच्छा क्वेश्चन लिख कर दे देते हैं और उसे समझ के बताइए। उसके लिए 2 मिनट आपको समय दिया जाएगा, बढ़िया से क्वेश्चन समझ के और उसके बाद आंसर देना है। एक क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लिख दिया हूं कि आपतित किरण, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। एक आपतित किरण दर्पण से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण R का मान तथा विचलन कोण का मान यानी कि विचलन कोण D का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और 2 मिनट का समय लीजिए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं जो है बाद में तो बनाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहला ट्राई आपको करना है। आपतित किरण दर्पण से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण तथा विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। चलिए यहां पर अब मैं बनाऊंगा, ठीक है, मैं बना रहा हूं। कह रहा है कि आपतित किरण जो है
ये आपतित किरण जो है 30 डिग्री के कोण पर बनाया है। ये मत सोच लीजिएगा कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, ठीक है। आपतन कोण का मान 30 डिग्री नहीं है। ये कह रहा है कि दर्पण पे जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये दर्पण से 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और जब यहाँ से परावर्तित होगी तो ये परावर्तन कोण हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में आप डालते हैं अभिलंब। अभिलंब मतलब यहाँ पर कोण बनेगा टोटली 90 डिग्री का। यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री का। ये 30 डिग्री लेके चला गया है तो इसको कितना दीजिएगा? अरे पागल जैसा करते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा 90 डिग्री का 30 डिग्री मिल गया तो यहाँ 60 डिग्री तो पक्का बन जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का बन गया तो ये आपतन कोण 60 डिग्री का, तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो ये पूरा विचलन कोण जो है, ये पूरा विचलन कोण इसका भी मान कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अभी तुरंत पढ़े हो कि ये दोनों तीनों मिला करके एक रैखिक युग्म बनाता है और रैखिक युग्म का मान होता है 180 डिग्री। आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, यहीं से जवाब मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान हो जाएगा, आपतन कोण का मान 60 डिग्री, परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री और विचलन कोण का मान भी हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह तो आप भूल जाइएगा, भूलना नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ के उसके काम करना है कि ये आपतन कोण का मान है क्या? तो नहीं, ये कह रहा है कि आपतित हो रही है दर्पण के साथ। यहाँ कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है दर्पण से, यानी कि अभिलंब के साथ नहीं बना है रिलेशन, दर्पण के साथ रिलेशन बना हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है और भी मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, इसे मैं करूंगा ग्राफ, ठीक है। चाहे तो आप क्वेश्चन लिखने के लिए एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा किरण पर विचार कर लेते हैं और साथ में विचार कर लेते हैं किरण पुंज पर। किरण पर विचार कर लेंगे, फिर किरण पुंज पर चलेंगे। उसके बाद जो है हम लोग का शुरू हो जाएगा दर्पण। उसके बाद शुरू हो जाएगा दर्पण और मिलेंगे दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल, दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। यहां पर किरण समझा जाए। किरण कह रहा है, किरण का बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। इस किरण का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि जब किरण हम लोग आज समझ लेंगे तो दर्पण का नामकरण करना सीख लेंगे और साथ में नामकरण के आधार पर उनके कार्य भी सीख लिए जाएंगे। और इससे भी एक ऑब्जेक्टिव जो है बन सकता है अपने पास कि सूर्य से आने वाली किरणें किस किरण पुंज का उदाहरण है। हम लोग पढ़ेंगे किरण, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे किरण पुंज। बहुत ही छोटा टॉपिक है, मात्र 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अच्छी तरह से देखेंगे किरण पुंज, बीम ऑफ रेज, यहां पे किरण पुंज। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। यहां मैं लिख भी देता हूं कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, जैसे कि मैथ का वीडियो जो है मात्र एक ही ठो डाला गया है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आज से वीडियो जो है आपको दोनों सब्जेक्ट मैथ और साइंस का क्रमवार तरीके से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। आप केवल पढ़ते रहिए, जितना मिल रहा है उतना भरपूर पढ़िए, ठीक है। जिस समय पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है उसको लॉस न होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बैठे रह जाएंगे और काम बहुत ही देर हो जाएगा, काम को करने में बहुत ही देर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके परीक्षा में। यहाँ पर किरण कह रहा है कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहा जाता है, या कि कह दिया जाए कि प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते को भी किरण कहा जाता है। जैसे यहाँ मैं एक टॉर्च ले लेता हूँ और इस टॉर्च से प्रकाश को फेंकता हूँ, ठीक है, प्रकाश को फेंकते हैं, तो ये सभी किरणें एक सरल रेखा में गुजरती है,
चाहे वो रेखा ऐसी आए चाहे वो रेखा ऐसे आए, लेकिन ये जिग जैग करते हुए ऐसे नहीं जाती। यानी कि प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते को, यहाँ देखिए रास्ता का पथ लिखा हुआ है, कुछ प्रवाची शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि प्रकाश जिस पथ से गुजरती है उसके पथ को हम लोग बोलते हैं किरण। प्रकाश के किरणों का एक गुण है कि ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के किरणों का एक गुण है, मैं एक ही बात को दो बार बोल रहा हूं ताकि आपको सुनते सुनते लगभग चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। किरणों का एक गुण होता है कि यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये कभी भी टेढ़ी मेढ़ी या वक्र रेखा में प्राप्त नहीं होती है। तो इसको करने के लिए आपने छोटा क्लास लगभग 6ठी 7ठी क्लास में आप एक देखे होंगे कि एक कैंडल को जलाया गया था, एक कैंडल को जलाया गया था और इस कैंडल को जला करके और एक लड़का जो है, एक लड़का इस कैंडल के लौ, इस कैंडल के फ्लेम को वो देख रहा है एक ठो कूट को मोड़ करके, ठीक है, एक पतली कूट को या बेलनाकार पाइप से इसे देखता है अपनी आंखों द्वारा, अपनी आंखों द्वारा इसको देखता है। तो यहाँ पे देखता है जब, तो ये प्रकाश को अच्छी तरह से यानी कि लौ को अच्छी तरह से देख लेगा, लेकिन जब ही ये इस पाइप को इस तरह से तोड़ करके या टेढ़ा करके देखता है तो इसे ये प्रकाश के लौ दिखाई नहीं देते। मतलब हम यहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रकाश यहाँ सीधी रेखा में गमन कर रही थी, तो इस प्रकाश की किरण उसके आंखों पर सीधा जा रही थी, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन किया है। लेकिन जब प्रकाश की किरणें पुनः सीधी जा रही थी और इसकी आंख दूसरी जगह पे है, तो ये प्रकाश की किरणों को देख नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं फिर से इसी बात को कि प्रकाश हमेशा सीधी रास्ते में गमन करती है। उसके बाद हो जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मैंने यहाँ पर छोटा डेफिनेशन लिख दिया है कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं और इसके गुण को भी मैंने बता दिया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी। उसके बाद अपना टॉपिक हो जाता है किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए एक ठो किरण नहीं चाहिए, किरणों का समूह चाहिए, यानी कि बहुत सारी किरणें चाहिए, बहुत सारी किरणें, चाहे वो किरणें ऐसे ऐसे क्यों ना हो, चाहे वो किरणें ऐसे ऐसे क्यों ना हो, एक बिंदु पर मिले तो बहुत सारी किरणें चाहिए, या तो एक बिंदु पर मिलती हो या एक बिंदु से निकल करके फैलती जाती हो, एक बिंदु से निकल कर फैलती जाती हो या एक दूसरे के समानांतर हो, ऐसे। तो किरणें अपने पास समूहों में प्राप्त होनी चाहिए, तब उन्हें एक हक बनता है कि वो किरण पुंज कहलाएंगे। तो ये किरण पुंज अपने पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ अपने पास समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। उसके बाद हुआ अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और एक हो जाएंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। यहां देख सकते हैं कि अभिसारी अपसारी को थोड़ा सा इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिए कि ये सभी किरणों को एक बिंदु पर मिला रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज, यानी कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस किरण पुंज को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि दर्पण में और लेंस में लेकर के चले और वहां पे पढ़ा जाए कि किस दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, किस दर्पण को अपसारी कहा जाता है, किस लेंस को कन्वर्जिंग, किस लेंस को डाइवर्जिंग कहा जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। है तो छोटा टॉपिक लेकिन काम करेगा बहुत ही बेजोड़। कह रहा है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, आप समानांतर समझ सकते हैं कि सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी, मतलब एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, उसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। और जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती हैं यूं,
यानी कि ये डाइवर्ज कर रहा है और ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसे हम लोग कन्वर्जिंग, इसे कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे, इसे डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज के नाम से जानते हैं। कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे, इसका पूरा डिफिनेशन लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हमें शॉर्ट में तैयारी कर लेनी है ताकि अपना काम भी बन जाए और समय भी कम लगे, ठीक है, कम समय में अच्छी तैयारी कर लेनी है। तो मैं इसे रफ करता हूं, केवल यहां से याद करके आना है कि इसके लिए कि सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य से निकलने वाली किरणें समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। सूर्य से निकलने वाली किरणें समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। आप प्रोजेक्टर देखे होंगे, ठीक है, प्रोजेक्टर जो होता है यूं लेकर के और पर्दा पर प्रकाश को फैलाता है, ठीक है, तो वहां पर इसको किस नाम से जाना जाएगा? प्रोजेक्टर से निकलने वाले प्रकाश किरणों को कन्वर्जिंग जाना जाएगा कि डाइवर्जिंग जाना जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और इसे करते हैं रफ। यदि चाहते हैं लिखने के लिए तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दर्पण के पास अपना टॉपिक हो जाएगा दर्पण। ये दर्पण एक वीडियो में तो समाप्त होंगे नहीं, ठीक है, इसे समाप्त करने के लिए लगभग हमें 2 पार्ट चाहिए और, ठीक है, और 2 पार्ट में दर्पण उस तरह से पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। ये वाले वीडियो और आने वाले वीडियो आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपने लिए पढ़िएगा, ठीक है, और आपके लिए अभी केवल और केवल पढ़ाई है और कुछ नहीं है, और केवल सोचने से नहीं हो जाएगा कि आपको 80% मिलेंगे, 90% मिलेंगे, ठीक है, सोचने से नहीं होगा। इसे करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दर्पण अपने पास अभी 2 तरह के तोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि 2 तरह का कि 3 तरह का, ठीक है, 2 तरह का कि 3 तरह का, इसके बाद मैं बताता हूं। पहले तो समतल दर्पण प्लेन मिरर, और उसके बाद जाता है गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं और समतल दर्पण को प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। और ये गोलीय दर्पण 2 भाग में टूटा हुआ है, ये बात लगभग सभी कोई जानता है, ठीक है, मैं रिपीट करा देता हूं ताकि जो है आप अच्छी तरह से समझ जाएं कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कभी ना फंसे। समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण 2 तरह का हुआ है, एक हुआ है उत्तल दर्पण और एक होते हैं अपने पास अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये देखिए, अगर यदि हमारे पास 2 तरह का, एक मैं मार्कर ले, अगर हमारे पास यहां 3 डॉट लगा दिए जाए ऐसे, और उसके बाद एक और डॉट लगा दिए जाए ऐसे, पूछा जाए कि आपने कुल कितनी लाइनें खींची हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। आपने कितने प्रकार के कितने रंगों की आपने लाइनें खींची है, तो हम कहेंगे 2, ठीक है। लाइन तो खींच दिया हूं 4 और 2 6, लेकिन कितने रंगों के खींचे हैं तो कहेंगे केवल 2। मतलब यदि पूछा जाए कि दर्पण कितने होते हैं तो आपको कहना होगा 1 2 3, लेकिन दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो दर्पण अपने पास 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब उससे पूछना है कि संख्या पूछा जा रहा है कि प्रकार पूछा जा रहा है। तो यदि यहाँ पर पूछ लिया जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण के मात्र 2 ही प्रकार है, समतल और उत्तल, लेकिन दर्पण के भी 2 प्रकार, और भले ही गोलीय दर्पण आगे जाकर के 2 प्रकारों में टूट गया। तो दर्पण कुल कितने होते हैं, तो यहाँ पर कुल दर्पण होते हैं अपने पास 1 2 2 3, लेकिन दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब यहाँ पर बात हो जाती है समतल दर्पण। आज जो है समतल दर्पण और उससे संबंधित नियमों को पता की जाएगी। तो यहाँ पर समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण में अभी मैं सिखा दूं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है।
दूसरा बात है गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, मैं इस गोले के एक भाग को ऐसे काट देता हूं, तो ये अपना जो होगा, अगर इधर हम पेंटिंग कर दिए, एक बार हम जो है इधर पेंटिंग कर देते हैं, तो ये जो है गोलीय दर्पण से काटे हुए भाग है, यानी कि एक गोला के काटे हुए भाग है और इस बार इसके धंसे हुए भाग पर और एक बार इसके उभरे हुए भाग पर हम लोगों ने कलई कर दिया है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा अगर पूछे तो कह दिया जाएगा कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है और उसके परावर्तक सतह को गोलीय दर्पण कहा जाता है। और इनके परावर्तक सतहों के आधार पर ही इन्हें दो नामों से जाना जाता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अभी मैं गोलीय दर्पण को सीधा साइड कर लेता हूं और केवल बात करते हैं समतल दर्पण में। समतल दर्पण में आपसे एक बात पूछा जाता है, यहाँ समतल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण में एक बात पूछा जाता है। मैं ये समतल दर्पण बना देता हूँ, ये समतल दर्पण है, बिल्कुल धीरे धीरे देखिए समतल दर्पण बना दूं और ये समतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें आएंगी इसे लौटा देगा इस तरह से। लेकिन अब सोचे कि जब दो समतल दर्पण इसे भी रफ कर दिया जाए, जब दो समतल दर्पण, ये समतल दर्पण ले लिया और एक और समतल दर्पण ले लिया, एक दूसरे से सटा करके रख दिया गया और इसके बीच वस्तु जो रखी जाएगी तो इसका फोटो इधर भी बनेगा और इसका फोटो इधर भी बनेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये दोनों जो बने हुए हैं आपस में कितना डिग्री का थीटा बना रहे हैं। थीटा बोले तो कोण, कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहाँ पर इसी को जानने के लिए, इसके न्यूमेरिकल को करने के लिए मैं आज एक बेहतर तरीका बताने वाला हूँ, यानी कि इनके बीच रखी वस्तु का, समतल दर्पण के बीच में रखी किसी वस्तु का, दो समतल दर्पण के बीच में रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी जब दो समतल दर्पण आपस में थीटा कोण पर झुके हो। यानी कि बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर सूत्र हो जाएगा 360 डिग्री अब बटा में थीटा। हाँ भाई, बस इतना ही याद करना है, 360 डिग्री बटा में थीटा। ठीक, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू भागा लगाएंगे और जो भी आएगा उसमें से एक घटा लेंगे तो काम अपना बन जाएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पर 40 डिग्री के कोण पर दो दर्पण आपस में झुके हुए हैं, थीटा की वैल्यू मैं कह दूं कि 40 डिग्री पर झुके हुए हैं, या कोई बोल दे कि दो दर्पण आपस में 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, या मैं कह दूं कि दो दर्पण आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुके हैं, या मैं कह दूं कि दो दर्पण आपस में 120 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके बीच बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भागा लगाइए सबसे पहले तो 360 डिग्री अब बटा में थीटा, तो यहाँ पर थीटा के जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ थीटा के जगह पे कुछ भी रखना होगा, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर 60 डिग्री, मैं रख दिया 60 डिग्री, यहाँ पर रख दो भाई 60 डिग्री। तो यहाँ 0 से 0 कटा लीजिए और 6 से 6 कटा लिए, 6 का 36, यानी कि ये 6 आ गया। अब देखिए यहाँ से मजा बिगड़ने वाला है, आप गलती ना कर दे, इसके लिए समझिए थीटा की वैल्यू सम आ रही है, यदि n बराबर सम आ रहा है, सम, तो यहाँ पर सम जब आएगा तो मैं अभी सम बता रहा हूँ, विषम के फेरा में ना पड़िए, ठीक है। विषम भी बताया जाएगा और उसके लिए दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है, दूसरा कंसेप्ट है। पहले इस कंसेप्ट को समझिए। यदि सम आता है तो प्रतिबिंब हो जाएंगे अपने पास n-1, यानी कि n के जगह वहां पर 6 आया है, n के जगह वहां पर 6 आया है, तो यहाँ पर 6 और -1 यानी कि 5 ठो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, 5 ठो प्रतिबिंब बनेगा। अब कोई थीटा के जगह पर कोई दूसरा मान रख लेता है, मान लिया जाए कि थीटा के जगह पर किसी ने 80 रख लिया, या थीटा के जगह पर किसी ने 45 डिग्री रख लिया, 45 डिग्री रख लिया। मैं विषम भी बताऊंगा लेकिन सम को तो समझा जाए, ठीक है, पहले सम को समझा जाए। यदि कह दे कि 360 डिग्री अब बटा में थीटा लगाना है, तो 360 डिग्री n निकालने जा रहे हैं, तो 360 डिग्री
अब बटा में थीटा, तो थीटा कितना का है 45 का, 45 गुना का 90, अब 45 चौका 180, ठीक। अब 45 आठा होता है 360, यानी कि यहाँ पर कटाएंगे तो ये 8 बारी में कट जाएगा। आप किसी भी तरह से कटाइएगा तो 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पर 8 आ गए, तो 8 भी देखो भाई सम आया है। सम तो समझ में आता है ना, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है सम कहलाती है। उसके बाद हो गया कि 8 आ गया, तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की संख्या बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1। एक तो माइनस करना है, प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने है तो प्रतिबिंब की संख्या 8 माइनस 1, तो फोटो बनेगा कितना अपने पास 7, ठीक है। अब बात होती है कि विषम वाला में 2 ठो कंसेप्ट आता है। विषम के लिए हम समतल दर्पण को भी हटाते हैं नहीं, केवल समतल दर्पण पढ़ेंगे। अभी हम हटाते हैं गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण को ही बड़ी मजेदार तरीका से समझा जाएगा, आवर्धन समवर्धन सब समझ लेंगे, ठीक है। एक अभी ऑब्जेक्टिव ना छूटेगा। और बात वही सब्जेक्टिव की, जो बोल रहे हैं आप नोट्स बनाते जाइए, सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगी। यहाँ पर देखिए, यदि n की वैल्यू विषम आ जाती है, यदि n की वैल्यू विषम आती है, तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट टूट जाएगा फिर से, कि बीच में रखोगे कि बीचों बीच रखोगे, बीच में रखोगे कि बीचों बीच रखोगे। यहाँ बीचों बीच समझिए, जैसे ये और ये 2 खंभे हैं और इनके बीच की दूरी है 10 मीटर, इनके बीच की दूरी है 10 मीटर। कोई बिंदु यहाँ पर है तो पर भी कहा जाएगा कि इन दोनों के बीच में है, कोई यहाँ पर है तो भी कहा जाएगा कि इन दोनों के बीचों में है। लेकिन कहा जाए कि 1 किलो वहां गाड़ो जो इन दोनों के बीचों बीच में आए, तो उसे यहाँ पर ही गाड़ना पड़ेगा, मतलब 5 किलो। तो बीचों बीच समझ में आ रहा है। जब तक इन दोनों के बीच में कोई भी खड़ा रहेगा तो बीच कह सकते हैं, लेकिन अगर बीचों बीच खड़ा है तो उसे 5 सेंटीमीटर पे ही खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझ लिए हैं, बीच कहे या बीचों बीच कहे, या एक एक्स्ट्रा बात कर सकता है कि समद्वि भाजक कहे, समद्वि भाजक बीच कहे या बीचों बीच कहे या समद्वि भाजक कहे, तो इसके लिए एक शर्त होता है, यहाँ पर n-1 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर n का जो वैल्यू होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए। मैं कुछ नहीं रफ करने वाला हूँ, आप बिल्कुल आसानी से पढ़िए, टाइम दिया जाएगा रफ करने के लिए और नोट करने के लिए। ये यहाँ दिखाता हूँ कि एक दर्पण जो है, दो दर्पण आपस में थीटा कोण पर झुके हैं और थीटा का मान 40 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 40 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है इनके बीचों बीच रखी, यानी कि एकदम मिडल बीचों बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो यह बात करना होगा, n बराबर 360 डिग्री अब बटा में थीटा, 360 डिग्री अब बटा में थीटा, यही तो फॉर्मूला है। तो 360 डिग्री अब बटा में थीटा की जगह 9 पर 40, 4 9 36 9, n का मान 9 आया है तो n तो विषम है ही, n विषम है। तो जब विषम आ गया तो अब देखना है कि बीच कह रहा है कि बीचों बीच कह रहा है। जब बीच कहा होगा तो n यानी कि 9 को आंसर हो जाएगा जब कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या जब कहते हैं। लेकिन समद्विभाजक कह रहा है या बीचों बीच कह रहा है तो यहाँ पर करना होगा 9 माइनस 1 यानी कि 8। ठीक है, यही कंसेप्ट है। बीच कहे तो वही आंसर, बीचों बीच कहे तो n में से 1 घटा करके लिखना है। यानी कि इसका कंसेप्ट और इसका कंसेप्ट सेम है, दोनों का कंसेप्ट सेम है। यहाँ पर दिक्कत होती है बीच और बीचों बीच। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और उसके बाद जो है आप अच्छी तरह से बना करके हमें बता सकते हैं। यदि कह दे कि दो दर्पण के बीच थीटा की वैल्यू यदि 120 डिग्री होगा तो प्रतिबिंब की संख्या, यदि थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या, यदि थीटा की वैल्यू 90
90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ठीक है। इतना का आंसर जो है आप बताइएगा, इतना का आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। यानी कि इतना थीटा जो है झुकाव 90 डिग्री पे है, झुकाव जो है 80 डिग्री पे है, और झुकाव 120 डिग्री पर है, तो प्रतिबिंब जो रखेंगे तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा आपके लिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो इनके बीच बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो कहिएगा अनंत। क्या बोलना होगा, अनंत। ये पूछा गया बात है कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो इनके बीच में कोई फोटो रख दिया जाएगा तो कितना प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो कहिएगा अनंत। बस इतना ही याद करना है कि दो समतल दर्पण के बीच जो एक दूसरे के समानांतर हैं तो उनके बीच रखा जाए या बीचों बीच रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो अभी मैं इसे आपको नोट करने के लिए समय देता हूं और यहीं में वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले क्लास में जब आएंगे तो गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के दोनों प्रकार, अवतल उत्तल दर्पण को अच्छी तरह से समझा जाएगा। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का समतल दर्पण में क्या बात होगा, ये सभी बातों को पढ़ा जाएगा। यदि कोई दिक्कत है, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, फास्ट लिखता हूँ, स्लो लिखता हूँ, जो है उसे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं ताकि मैं बेहतर से बेहतर आपको अच्छी जानकारी दे सकूं। तो यदि अच्छा लगा है तो अच्छा भी बताएं, बुरा लगा है तो बुरा भी बताएं, क्योंकि अच्छाई और बुराई से सीखने का एक मौका मिलता है जिसे देखा जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मेहनत करिए, घर पे जितना समय मिलता है उसको अच्छी तरह से, आपके पास भरपूर टाइम है, अभी आप घरों पर हैं, आपको स्कूल भी नहीं जाना है, तो इसके लिए जो है आप भरपूर मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए